जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल है आईएएस और कंपनी का। सबसे पहले वो ए में कह रहा है कि रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। मतलब जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट है। इसमें ड्राफ्ट का मतलब होता है फाइनलाइज नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बाकी हैं और ये कुछ एडजस्टमेंट इसने दी हुई हैं। जब भी वो ऐसी कोई बात करे ना, आप रिटेन अर्निंग को अलग कर लेना। क्यों अलग कर लेना? क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी इनकम और एक्सपेंस का मसला आएगा और रिटेन अर्निंग में वहां पर एडजस्टमेंट होगी, तो पहले हम इसको अलग से कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। तो नंबर वन देखें क्या कह रहा है। अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 हैड बीन परचेज ऑन 1 दिसंबर 2021। ठीक है भाई, और उसने कितना पे किया है? उसने 30,000 पे किया है, और बैलेंस पे करेगा वो फरवरी 2022 को। ओनली द इनिशियल पेमेंट ऑफ 30,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द रेलिवेंट अकाउंट। अच्छा, मशीन कितने की खरीदी है? 80,000 की। पेमेंट कितनी की है? 30,000, और उसने रिकॉर्ड भी किया है सिर्फ 30,000। द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? आरबीएम 15% और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज। देखो भाई, उसने क्रेडिट पे परचेज किया है। ओ भाई, जब क्रेडिट पे परचेज किया है तो मशीन तो आपके पास आ गई ना। तो मशीन जब आपके पास है और आप यूज कर रहे हैं तो पूरी मशीन पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए, करेक्ट। उसने कितना रिकॉर्ड किया? देखो, मशीन कितने की है सर? मशीन है 80,000 की। आपने पे कितना किया है? आपने पे किया है 30,000। रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 50, यानी कि ये क्रेडिट पर हो गया। तो आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था वो तो फुल अमाउंट पे करना चाहिए था ना। 80,000 कितना? 15%। डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था आपको। 15% आ रहा है 12,000। जबकि आपने किस पे किया? आपने सिर्फ कितना रिकॉर्ड किया है? जितना आपने पे किया, यानी कि सिर्फ 30,000 रिकॉर्ड किया आपने। 30,000 का 15% 4,500। इसका मतलब है मजीद आपको 7,500 से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? डेप्रिसिएशन जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितने से? 7,500। करेक्ट? बात समझ में आई आपको? अब आप देखो इसका नॉन करंट एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा। आप ऊपर देखो, आपको नॉन करंट एसेट दिया हुआ कितना है सर? हमें नॉन करंट एसेट दिया हुआ है 606,000। करेक्ट? आपने कितने की खरीदी थी मशीन? 80,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितने की आपने? 30,000। तो सबसे पहली बात है, आपको 50,000 मजीद एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है भाई? फिर आपने डेप्रिसिएशन किया, तो डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब हम दोनों जगह इसको साथ साथ एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया आपका पहला। अब हम बात करते हैं सेकंड की। क्या कह रहा है? अब बिल्डिंग विच हैड कॉस्ट 3 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन है 96,000 का, रिवैल्यू हुआ है 350,000 का। अच्छा, हमेशा मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूं, बेटा जब भी रिवैल्यूएशन हो रही हो तो आप पहले एंट्री बना लीजिएगा। ये दूसरी एडजस्टमेंट की यहां पे बना लेते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट की एंट्री। पहले मुझे बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है सर? 3 लाख से 3,50,000 हो गए, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है 50,000 से। करेक्ट? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सर ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि इतने से एसेट की वैल्यू कम हो गई। भाई, जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब है वो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है। तो आपने ये खामाखा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसको आप अपने बुक से निकाल दो। बात समझ में आई? एसेट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एसेट की वैल्यू कम होना। ओ भाई, जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये डेप्रिसिएशन सही साउंड नहीं कर रहा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसको आप अपनी बुक से निकाल दो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट, और जब कम होगा तो क्या होगा बेटा? डेबिट। कितने से कम होगा? 96,000 से। करेक्ट? और रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ेगा कितने से? 146,000 से। अब इसका अफेक्ट बताओ तुम नॉन करंट एसेट पे। पहली चीज, बिल्डिंग बढ़ गई तो 50,000 से मैंने प्लस कर दिया। ऐसा ही है भाई। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है। यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है क्योंकि आपने अपनी बुक से निकाला है, तब भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये आपकी नॉन करंट एसेट की जितनी एडजस्टमेंट थी वो यहां पर आ गई।
अब हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है कितने का, 146। आपको पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाता है, इक्विटी में जाता है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा आपके पास 146,000। ठीक है भाई, यहां पर ये हो गया। अब हम देखते हैं नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। एक एम्प्लॉय भाई को आपने गलती से निकाला है, गलती तो नहीं निकाला है, और उन्होंने जो है रॉन्गफुल डिसमिसल का केस कर दिया है कि तुमने भाई मुझे गलत निकाला है, सबसे अच्छा एम्प्लॉय तो मैं ही था। और उसने कितने का कंपनी डाला है भाई, 26,000 रुपए मुझे पे करोगे। कंपनी के लॉयर जो है वो चौड़े होके आए हैं, उन्होंने बोला है देयर वाज 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल डिफेंडिंग द केस। माशाल्लाह, जबरदस्त यार। ये IAS 37 कंटिजेंट लाइबिलिटी एसेट वाला IAS लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है, 80% चांस है कि हम केस जीत जाएंगे, लेकिन जो लीगल फीस है फॉर द डिफेंडिंग द केस ये आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। सही है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि 80% चांस है क्या है जीतने का, इसका मतलब है 20% चांस है हारने का। ठीक है, तो 20% चांस है कि आप पे लायबिलिटी पड़ सकती है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी का क्या था भाई, अगर 10% है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर अप टू 50% है तो आप डिस्क्लोज करेंगे, लोगों को बता देंगे, शेयर होल्डर को बता देंगे कि भाई ये लायबिलिटी हम पे आ सकती है। और अगर मोर देन 50% होता है तो आप रिकॉर्ड करेंगे। अब आप मुझे बताओ कितने परसेंट चांस है हारने का, 20%। इसका मतलब है 20% चांस है कि आप पे लायबिलिटी हो जाए, यानी कि अप टू 50% में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू दी अकाउंट में एज पर IAS 37। हाँ, जो ये लीगल फीस है ना, ये तो कह रहा है कि आपको लाजमी पे करनी पड़ेगी, चाहे केस जीते या हारे, और अब तक पे नहीं किए तो लीगल फीस, हाँ ये आप बिल्कुल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंस जब आपका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये आपकी लायबिलिटी भी बन जाएगी। कितने की लायबिलिटी, अभी तक आपने पे नहीं किए तो ये आप लीगल फीस जो है वो लायबिलिटी में भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। एक क्रेडिट कस्टमर थे 12,000 के, वो बैड डेट हो गए और रिकवर्ड नहीं होगा। अब ये बहुत ही आसान है, तो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। बैड डेट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। बैड डेट बढ़ेगा तो मैं यहां से भी क्या है भाई 12,000 माइनस कर दूंगा ट्रेड रिसीवेबल में से। ठीक है, ये आपका बैड डेट की एडजस्टमेंट हो गई। अब जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट। जब इन्वेंट्री को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां बैलेंस शीट में भी 80,000 में से आप 3,500 कम कर देंगे, तो जो आपके पास रिवाइज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 153,000। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं, बाकी सब हमने एडजस्टमेंट वगैरह कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो वो IAS 2 वाली एडजस्टमेंट है वो हम अलग से देख लेते हैं। इन्वेंट्री वाली जो आपको दी हुई है कि इन्वेंट्री वुड बी वैल्यूड एट लोअर देन कॉस्ट और NRV। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये आपका इन्वेंट्री आ गई, सबसे ये आपकी आ गई। यहां पे मैं निकाल रहा हूं NRV। NRV का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल्स, यानी कि सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे इन दोनों को तो आपके पास NRV आ जाएगी। तो पहले देखें ये आ रहा है 91,000, ये आ रहा है ना बेटा, 98,000 माइनस 7,000, 91,000। तो अब आप वैल्यू किस पे करेंगे, जो दोनों में से छोटा होता है उस पे करते हैं। तो इसमें दोनों में से छोटा क्या है भाई, कॉस्ट, तो आपने इस पे वैल्यू कर दी। दूसरा देखें भाई, पहले NRV निकालेंगे। NRV का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस, यानी कि 14,000 माइनस 13,000, ये आ गया 11,000। फिर कंपेयर करेंगे कॉस्ट को, देखो 13,000 और 11,000, छोटा क्या है 11,000, तो इस पे वैल्यू करेंगे। फिर तीसरा देखो, पहले तो NRV निकालेंगे, 12,000 माइनस 2,500 माइनस 1,000, ये आ रहा है 8,500। दोनों से कंपेयर करेंगे, ये 10,000 है, ये 8,500 है, तो दोनों में से जो छोटा होता है उस पर वैल्यू करते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 76,500। अब देखो ऊपर इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 80,000, और असल में कितनी आ रही है 76,500, ये होनी चाहिए। तो आपको इन्वेंट्री को कितने से कम करना पड़ जाएगा, आपको इन्वेंट्री को 3,500 से कम करना पड़ेगा। इज दैट राइट, क्योंकि रिकॉर्ड हुई भी 80,000 पे और रिकॉर्ड होनी चाहिए 76,500 पे, तो आपको इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा।
ये आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके ये आपने इस तरह से फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट को हमने सही कर दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू।